हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछले वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के मध्य बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह सिद्धांत बैथे ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य आयनिक बंध उपस्थित होता है। आपको याद होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य उपसह संयोजक बंध था, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह बताता है कि केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के मध्य आयनिक बंध उपस्थित होता है। हम ये जानते हैं कि आयनिक बंध कैसे बनता है। किसी धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होने पर आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ हमारा धनायन और ऋणायन कौन है? केंद्रीय धातु आयन, उस पर धनावेश होता है तो वो धनायन का कार्य करेगा, और लिगैंड ऋणावेश का कार्य करता है। धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण यहाँ पर आयनिक बंध बनेगा। यदि हमारा लिगैंड उदासीन है तो वह द्विध्रुव का व्यवहार करता है। द्विध्रुव मीन्स ऐसी स्पीसीज जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्जेज उपस्थित हों। ये हमारा उदासीन लिगैंड द्विध्रुव का व्यवहार कर रहा है और लिगैंड का ऋणात्मक सिरा धातु आयन की ओर विन्यासित होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? किसी विलगित या मुक्त धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। इन्हें हम कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स या समभ्रंश डी कक्षक। विलगित का अर्थ है जब धातु आयन किसी भी लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उस स्थिति में उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होगी और इसे हम कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। परंतु जब लिगैंड केंद्रीय आयन के पास पहुंचते हैं तो धातु आयन के जो कक्षक लिगैंड के अधिक नज़दीक होंगे वो अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, और जो कक्षक अपेक्षाकृत दूर होते हैं लिगैंड से वो कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। इस कारण से क्या होगा? धातु आयन के जो समभ्रंश डी कक्षक थे वो दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। चूँकि यह विभाजन लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और ये दोनों समूहों में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा में जो अंतर है उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। इसे हम डेल्टा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कैसे होता है। नेक्स्ट हम लेंगे चतुष्फलकीय संकुल में किस तरह से विपाटन होता है। सो फर्स्ट वी टेक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें पता है, लिगैंड जुड़े हुए हैं 6 सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगैंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़े हुए होंगे। स्प्लिटिंग को समझने से पहले हम पांचों डी कक्षकों की आकृतियाँ देखेंगे। हमने पहले पढ़ा कि विलगित केंद्रीय परमाणु है तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक जैसी है, जिनको हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन पांचों डी कक्षकों की आकृति निम्नानुसार होगी। ये हमने डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, सभी एक ही ऊर्जा स्तर पर हैं। 5 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2 और DZ2। अब इनमें से 3 डी कक्षक कौन कौन से हैं? DXY, DXZ और DYZ। इन कक्षकों की पालियाँ बिटवीन द एक्सिस स्थित होती है, अक्षों के मध्य। सीधे डायग्राम DXY है ऑर्बिटल, तो इसकी लोब्स कौन सी अक्ष के बीच में है?
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच द्विडंबलाकार आकृति होती है डी कक्षकों की। डी एक्स जेड ऑर्बिटल है तो इसकी लोब्स एक्स और जेड अक्ष के मध्य हैं। डी वाई जेड ऑर्बिटल है तो इसकी लोब्स डी वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य स्थित हैं। ये तीनों कक्षक जिनकी पालियाँ बिटवीन द एक्सिस हैं, इन्हें हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल। शेष बचे हुए दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कहलाते हैं ईजी ऑर्बिटल। इनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस होती हैं। देखिए डायग्राम में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है तो इसकी जो पालियाँ हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हैं, और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इसकी पालियाँ जेड अक्ष के अनुदिश हैं। सो इट इज़ क्लियर टू यू 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और उनकी आकृतियाँ किस प्रकार से हैं। 3 T2G ऑर्बिटल्स हैं, उनकी पालियाँ तो है बिटवीन द एक्सिस, और 2 EG ऑर्बिटल है, उनकी पालियाँ है अलोंग द एक्सिस। और जब तक सेंट्रल मेटल एटम किसी भी लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तब तक पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब जब लिगैंड बंध बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास पहुंचता है तब क्या होगा। अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन अष्टफलक के केंद्र पर स्थित होता है और 6 लिगैंड अष्टफलक के 6 कोनों की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसित होते हैं, और इन लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेटल के डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं। अब चूंकि ईजी कक्षक कौन से थे हमारे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियाँ एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश है, अलोंग द एक्सिस है, और लिगैंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो ईजी कक्षक प्रतिकर्षण ज़्यादा महसूस करेंगे। इसके विपरीत बाकी 3 कक्षक जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनकी पालियाँ बिटवीन द एक्सिस है, ये लिगैंड से अपेक्षाकृत दूर है, तो ये प्रतिकर्षण कम महसूस करती है। जो कक्षक प्रतिकर्षण ज़्यादा महसूस करते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जो प्रतिकर्षण कम महसूस करते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो यहाँ अब एजी कक्षकों की ऊर्जा T2G कक्षकों की तुलना में अधिक हो जाती है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ईजी और T2G कक्षकों के मध्य के इस ऊर्जा अंतर को हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसे हम दिखाते हैं डेल्टा O से। O यहाँ है ऑक्टाहेड्रल के लिए। यहाँ हमने आरेख के द्वारा स्प्लिटिंग को दर्शाया है। ये हमारे 5 समभ्रंश डी कक्षक है जब विलगित केंद्रीय धातु आयन है, यानी जब लिगैंड के संपर्क में नहीं आया है तब तक पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर है, पर जैसे ही लिगैंड इसके पास आएगा तो 2 ईजी कक्षक हायर एनर्जी लेवल पे गए, 3 T2G कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे। ईजी कक्षक और T2G कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर CFSE डेल्टा O कहलाता है। 1 डेल्टा O इज इक्वल्स टू 10 DQ, यानी कि CFSE को हम डेल्टा O या 10 DQ के द्वारा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब लिगैंड प्रबल होता है तब विपाटन अधिक होगा, डेल्टा O का मान भी अधिक आएगा, यानी T2G और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। और जब हमारा लिगैंड वीक है तो विपाटन कम होगा, एनर्जी डिफरेंस हमारा कम होगा। ये आरेख दिखा रहा है वीक लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन को,
और यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। किसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? लिगैंड को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करें तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी किस प्रकार से है? हमने वीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरफ चल रहे हैं, एक सीरीज में इनको व्यवस्थित किया है। शुरू हो रहा है आयोडाइड से, आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेटो, क्लोराइड एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स कौन से हैं? Cn-, NO2- और CO। कार्बोनिल लिगैंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आयोडाइड लिगैंड है वो वीकेस्ट लिगैंड है। तो ये तो हमारी हुई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि अष्टफलकीय संकुल में विपाटन किस प्रकार से हुआ। Eg कक्षक हायर एनर्जी लेवल पर चले गए, T2G कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पर चले गए। अब हम देखेंगे कि विपाटन के बाद डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की प्रेजेंस में और वीक लिगैंड की प्रेजेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। डी इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। पहली डेल्टा O का मान क्या है और दूसरा युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी पर। अगर हमारा लिगैंड प्रबल है तो डेल्टा O का मान P से ज़्यादा होता है, यानी कि डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और जो संकुल बनेगा वो कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके विपरीत यदि हमारा लिगैंड दुर्बल है, वीक लिगैंड की प्रेजेंस में डेल्टा O का मान P से कम होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की प्रेजेंस में डी इलेक्ट्रॉन के वितरण को देखेंगे। पहला हमने लिया है स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। फर्स्ट हमने लिया है D1 विन्यास, यानी सेंट्रल मेटल आयन का विन्यास क्या है? D1। स्प्लिटिंग के बाद में दो तरह की ऑर्बिटल्स हो गए, T2G लोअर एनर्जी, Eg हायर एनर्जी पर। हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? कम ऊर्जा वाले कक्षकों में। तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? T2G कक्षक में, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम है। T1 इलेक्ट्रॉन है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, विन्यास क्या हो जाएगा? T2G1 Eg 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यहाँ पर कितना है हमारा? 1। इस कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? म्यू का सूत्र होता है √n × n+2। n यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू का मान कैलकुलेट करेंगे, n की जगह हमने रखा है यहाँ पर 1, तो मान क्या आ जाएगा म्यू का? 1.73 bm बोर मैग्नेटॉन। सेकंड हमने लिया है D2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा स्प्लिटिंग के बाद? T2G2 Eg 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। म्यू का मान इस फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा? 2.82। थर्ड हमारा है D3 विन्यास। D3 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, सभी कक्षकों में सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन करते हुए। विन्यास हो गया T2G3 Eg 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, म्यू का मान आएगा 3.87। नेक्स्ट है हमारा D4 विन्यास। D4 में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लिगैंड कौन सा है हमारा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। हमने पहले पढ़ा स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए डेल्टा O का मान P से ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। देखिए D4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले हमने एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों में भर दिए,
फिर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो अब किस में जाएगा, वापस इस T2G कक्षक में। पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं होती तो Eg में जाता। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसने पेयरिंग करवा दी, तो विन्यास क्या हो जाएगा हमारा, T2G4 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2, और म्यू का मान क्या आएगा, 2.82। नेक्स्ट है हमारा D5 विन्यास। D5 में कैसे भरा जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल भरने हैं, उसके बाद पेयरिंग करवाएंगे। Eg में रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, विन्यास क्या होगा, T2G5 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1, चुंबकीय आघूर्ण आएगा 1.73। ये वैल्यूज़ रखनी है n की हम इस फॉर्मूले में, और ये म्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा D6 विन्यास। D6 में क्या आएगा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पेयरिंग हो गई है, Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 0, और म्यू का मान भी आएगा 0। नेक्स्ट है हमारा D7 विन्यास। D7 है तो क्या होगा, पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे T2G में, और जो 7th इलेक्ट्रॉन है अब जाएगा Eg कक्षक में। तो विन्यास क्या हो गया, T2G6 Eg1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। म्यू का मान क्या आएगा हमारे पास कैलकुलेशन से, 1.73। नेक्स्ट है हमारा D8 विन्यास। D8 कैसे भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए T2G में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे Eg कक्षक में, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं दोनों में। विन्यास क्या आ जाएगा, T2G6 Eg2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और म्यू का मान कितना आ जाएगा, 2.82। नेक्स्ट है हमारा D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन T2G में और 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे Eg ऑर्बिटल्स में। विन्यास क्या हो जाएगा इसका, T2G6 Eg3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, म्यू का मान आएगा 1.73। नेक्स्ट है हमारा D10 विन्यास। D10 में कैसे भरे जाएंगे, विन्यास क्या आएगा, T2G6 Eg4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, और म्यू का मान भी आएगा 0। ये तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में D इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस प्रकार से होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। नेक्स्ट हम लेंगे वीक लिगेंड्स की उपस्थिति में D इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि वीक लिगेंड है तो डेल्टा O का मान कम है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। अब विन्यास देखते हैं। D1 है तो इलेक्ट्रॉन भर गया T2G में, 1 इलेक्ट्रॉन है, विन्यास क्या हो गया T2G1 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, म्यू का मान क्या आ जाएगा 1.73। D2 विन्यास है तो T2G2 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए T2G में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 3, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं हर एक कक्षक में। अभी T2G3 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू का मान आ जाएगा 3.87। इस फॉर्मूला से म्यू इजिकल्स टू n इंटू n अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। नेक्स्ट है हमारा D4 विन्यास। D4 में अब यहाँ ध्यान रखना है वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे हैं T2G कक्षक में और 4th इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा Eg कक्षक में। तो विन्यास क्या होगा T2G3 Eg1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, म्यू का मान आएगा हमारे 4.89। नेक्स्ट है हमारा D5 विन्यास। D5 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन गए Eg में, पेयरिंग नहीं हुई है। विन्यास क्या होगा T2G3 Eg2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5 और म्यू का मान आ जाएगा 5.91।
नेक्स्ट है हमारा D6 विन्यास। D6 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे T2G कक्षक में, 4th और 5th भरेंगे EG में, और 6th इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग शुरू हो गई है, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर पेयरिंग होगी, तो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा T2G कक्षक में। तो विन्यास क्या हो जाएगा इसका? T2G4 EG2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और म्यू का मान आएगा 4.89। नेक्स्ट है हमारा D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 में कैसे होगा? पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे T2G में, फिर 4th और 5th भरेगा EG में, और फिर 6th और 7th भरेंगे वापस T2G कक्षक में। विन्यास आ जाएगा T2G5 EG2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू का मान आएगा 3.87। नेक्स्ट है हमारा D8 कॉन्फ़िगरेशन। D8 में 5 इलेक्ट्रॉन पहले हमें सब में सिंगल भरने हैं, उसके बाद T2G में आएगा 6, 7th और 8th इलेक्ट्रॉन। विन्यास क्या हो जाएगा? T2G6 EG2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, म्यू का मान आएगा 2.82। नेक्स्ट है हमारा D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 में पहले कैसे भरे जाएंगे? पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, फिर 4th और 5th यहाँ भरे, फिर 6th, 7th, 8th और 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में। विन्यास क्या आ जाएगा? T2G6 EG3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अब यहाँ पर? 1। म्यू का मान आएगा 1.73। और लास्ट है हमारा D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 में क्या हो जाएगा? T2G6 EG4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू का मान आएगा 0। ये हमने पढ़ा वीक लिगेंड की प्रेजेंस में D इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। क्या ध्यान रखना है हमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा CFSE का फॉर्मूला। कैलकुलेट कैसे करते हैं CFSE किसी भी संकुल की? उसका फॉर्मूला क्या होगा? -0.4 N-T2G प्लस 0.6 NEG डेल्टा O। N-T2G का मतलब यहाँ पर T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। NEG का मतलब है EG कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है D3 विन्यास के लिए CFSE कैलकुलेट कैसे करेंगे? CFSE बराबर क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू N-T2G, यानी T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो यहाँ रख दिया हमने 3 प्लस 0.6 NEG। T3 विन्यास में EG में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 0, तो यहाँ हमने 0 रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? -1.2 डेल्टा O। इस फॉर्मूला की सहायता से आप सारे जो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं उन संकुल आयनों के लिए आप CFSE कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए।